नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काव्य क्लासेस कोटा के डिजिटल मंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के परिचर्चा कर रहे थे राजस्थान इतिहास की। मेरा नाम चंदू जैन है। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के अगले महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। हमने अंतिम अध्याय राजस्थान के अभिलेख देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चौहान राजवंश। चौहान राजवंश में हम परिचर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं हम अजमेर के चौहान, रणथंबोर के चौहान और जालोर के चौहान तीनों के संदर्भ में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ बिना किसी देरी के। अजमेर नगर जो है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी? जालोर, सांबर, सिरोही, रणथंबोर और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने अजमेर को राजधानी बनाया, लेकिन प्रश्न यह पूछ रहा है कि अजमेर की राजधानी बनाने के पहले इनकी राजधानी क्या थी। याद रखिएगा, सांभर इसकी राजधानी हुआ करती थी। सांभर की जो स्थापना है, यह आपको पता होगा वासुदेव के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गई? किसने की थी? वासुदेव। वासुदेव इस राजवंश का संस्थापक भी था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण राजा हुआ, डेट इज अजय राज। अजय राज के द्वारा एक नगर बसाया गया जिसे हम कहते हैं जी अजय मेरू नगर। क्या कहते हैं? तो भैया याद रखना जी, हम कहते हैं अजय मेरू नगर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अजमेर की नगर की स्थापना के पहले चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी? याद रखना, सांबर हुआ करती थी। एक प्रश्न अर्णोराज के बारे में है। अर्णोराज जो हैं इन्हें हम आनाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनाजी कहते हैं। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अरुणराज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है? एक दो तीन, एक तीन चार, एक तीन एक चार अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। अरुणोराज के संदर्भ में यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न दे रखे हैं और पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही होगा। बताओ। एक बहुत अच्छा सवाल है यह, वैलिड पॉइंट है यहाँ पर आप सभी प्यारे साथियों के लिए। अरुणोराज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, कृपया जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए, राजकाल के प्रारंभ में गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया, यह बिल्कुल सही है। लेकिन वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं रहा था। ठीक है ना, इसने तुर्क और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की बेटी से विवाह किया था और अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। यानी कि यहाँ पर जो आपके सही जवाब रहेंगे ना, वो होंगे एक, तीन और चार। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक लिख लीजिए, तीन लिख लीजिए, चार लिख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अरुणोराज, अजयराज और अनुत्तरित प्रश्न है। एक उपाधि के संदर्भ में बात की जा रही है और उपाधि है कवि बांधव की। क्लियर हो गई? सवाल यह है कि कवि बांधव की उपाधि जो है वह किस चौहान शासक को प्राप्त थी। कवि बांधव या कटी बांधव, इन दोनों का एक शब्द निकलता है। देखो, कवि बांधव का मतलब होता है जी, जो कवि होते हैं इन कवियों के भाई के समान या कवियों को संरक्षण देना। आम जनता में लोकप्रिय था, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? कटी बांधव भी कहा जाता है या कटी बंधु भी कहा जाता है। और हम बात कर रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ की। 1158 से लेकर के 1163 ईस्वी तक राजा रहा था। इन्होंने संस्कृत भाषा में हरकेली की रचना की थी और इनके दरबारी सोमदेव ने जो है वह ललित विग्रहराज लिखवाया था। इनके द्वारा ही अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न देखो। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई गई? उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। रिपीटेड प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी थी। याद रखिएगा, यह विग्रहराज चतुर्थ होंगे। ठीक है। इनके द्वारा जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? याद रखिएगा जी, नाम था सरस्वती कंठाभरण। नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। क्लियर? अगला प्रश्न।
किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए? कर्पूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी, साहिली देवी, अनुत्तरित प्रश्न। हमारे भारत के इतिहास में सबसे पहले जो महिला हुई है जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे, वह महिला चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी हुआ करती थी। याद रखिएगा, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी हुआ करती थी। क्लियर हो गई। जबकि राजस्थान के इतिहास में पहली महिला कोई और नहीं जिसने सिक्के जारी किए थे, वह सोमल देवी थी। क्या नाम था? सोमल देवी थी। इसी सोमल देवी को हम सोमलेखा भी कहते हैं। और यह सोमलेखा किसकी पत्नी थी? तो यह चौहान शासक अर्णोराज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? याद रखिएगा जी, चौहान शासक अर्णोराज की यह पत्नी हुआ करती थी। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए जी, अगला प्रश्न। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिएगा। ठीक है, कहा गया है जयानक ने अपनी किताब पृथ्वीराज विजय में कि एक ऐसा चौहान राजा हुआ है जिसने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। बताओ साहब, क्या गजब का प्रश्न है। कृपया करके इस प्रश्न का एक बार जवाब जरूर दीजिएगा। कौन है वह? देखिए, यहां पर जो अरुणोराज की लिखा है ना, माफी चाहूंगा, ये गलत है। यह अजय राज होगा, क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस बात पर। एक सेकेंड रुक जाइए, लेट मी चेक। कभी कभी कुछ। अजय राज ही है। अजय राज की ही पत्नी हुआ करती थी सोमलेखा, जिसके द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। सर याद रखना, यह अजय राज ही था जिसके बारे में जयानक ने अपनी किताब पृथ्वीराज विजय में कहा है कि इसने पूरी दुनिया को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वह अजमेर के शासक अजय राज के बारे में सही नहीं है? अजय राज ने अजमेर नगर में नवीन नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था। दिल्ली या दिल्लीका को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लेखित है। और अनुत्तरित प्रश्न होगा, जवाब दीजिए। चलिए, देखिए, यहाँ पर चौहान शासक अजयराज के संदर्भ में कुछ सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि इनमें से क्या है जो सही नहीं है। ठीक है, देखिए, अजय राज ने अजमेर नाम के नगर की स्थापना करी, यह बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया था, यह भी सही है। लेकिन उसने दिल्ली का पर अधिकार नहीं किया था। दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार करने वाला जो चौहान शासक था, यह आपके विग्रहराज चतुर्थ होता है। और उसके कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लेखित मिलता है। तो जो सही नहीं होगा वह होगा जी ऑप्शन नंबर 3। अगला, जयानक की किताब पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम बताइए। एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था।
यह कौन है? सर यह दुर्लभ राज द्वितीय है, विग्रह राज तृतीय है, पृथ्वीराज प्रथम है और पृथ्वीराज द्वितीय है। बताइए। एक बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, कृपया करके जवाब दीजिए। पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये है कि वह 700 चालुक्य कौन थे या किसने मारा था? तो भाई साहब ये मारा था जी पृथ्वीराज प्रथम ने। क्या ये बात क्लियर हो गई? पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा 700 चालुक्य जो हैं उनका क्या कर दिया गया था? कत्ल ए आम कर दिया गया था। 1105 ईस्वी के शिलालेख से प्राप्त होता है कि राजशेखर के प्रबंध कोश में इसे तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली के शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया है? ठीक है, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ भाई साहब। अब यहाँ पर आप एक प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न देखिए कि मूल रूप से एक अलग से कथन दे दिया कि 1105 के शिलालेख से प्राप्त होता है कि राजशेखर के प्रबंध कोष ने से तुर्क सेना में। ये बिल्कुल अलग कथन है, लेकिन मूल रूप से प्रश्न जो है ना वो ये है कि निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालक स्तंभ अभिलेख जो है वह उत्कीर्ण करवाया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। यह शिलालेख मूल रूप से 1163 ईस्वी का है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख जो है वह 1163 ईस्वी का है और इसकी रचना करवाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसे शिवालिक स्तंभ लेख कहा जाता है। इस लेख के अनुसार विग्रहराज मुस्लिम आक्रमणकारियों का सफाया करने और आक्रांताओं को अटक नदी के पार तक सीमित रखने का निर्देश अपने उत्तराधिकारियों को देता है कि जो आक्रमणकारी हैं इन आक्रमणकारियों को आप सीमित रखिए। कहां तक सीमित रखिए? अटक नदी के क्षेत्र तक सीमित रखिए। क्लियर? चलो जी अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान काल के इतिहास की जानकारी जो है वह नहीं देता है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख, घटियाला अभिलेख और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा स्रोत है जो मूल रूप से चौहान काल के इतिहास की जानकारी हमें उपलब्ध नहीं करवाता है। ठीक है ना? आराम से जवाब दीजिएगा। कृपया करके इस प्रश्न का जवाब बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथीगण मुझे उपलब्ध करवाएंगे तो मुझे बेहतरीन और बहुत अच्छा प्रतीत होगा, फील होगा। चलिए सर, याद रखना घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख मूल रूप से 837 या 861 ईस्वी का है और इन घटियाला अभिलेखों में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो याद रखना इसमें हमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहार वंश की। बताओ भाई किस वंश की जानकारी मिलती है? तो भाई साहब जानकारी मिलती है जी गुर्जर प्रतिहार वंश की। क्लियर? अगला, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 4 युद्ध, 3 युद्ध, 2 युद्ध, 1 युद्ध, अनुत्तरित प्रश्न है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में कुल मिलाकर के कितने युद्ध लड़े गए थे? ये बहुत बढ़िया एक प्रश्न है, एक और अच्छा प्रश्न है। देखिए जब हम पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य में युद्ध की परिचर्चा करते हैं तो पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इस तराइन के प्रथम युद्ध में हमारा चौहान वीर राजा पृथ्वीराज तृतीय जो है वह मोहम्मद गोरी को भाई साहब जबरदस्त तरीके से धूल चटा देता है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो 1192 ईस्वी में एक जबरदस्त घटना घटित हुई जहां पर लड़ा गया तराइन का सेकंड युद्ध। सर तराइन की द्वितीय युद्ध ने तराइन के पहले युद्ध का परिणाम बदल दिया था। यानी कि इस युद्ध में कौन जीत गया? गोरी जीत गया और हमारा राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वह पराजित हो गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। क्लियर हो गई? T1 T2। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का सोर्स नहीं है? सुरजन चरित्र, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हर्ष चरित्र वर्धन, हर्ष चरित्र
बताओ भाई, कौन सी ऐसी रचना है जो मूल रूप से चौहानों के इतिहास की जानकारी हमें नहीं देती है? बताइए। चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं देती है। देखिए साहब, हर सुरजन चरित्र जो है यह भी हमें चंद्रशेखर ने लिखी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें हमें जानकारी मिलती है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। सुरजन चरित्र किसकी रचना है? याद रखना जी, चंद्रशेखर की रचना है। ठीक है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। और पृथ्वीराज विजय जो है वह जयानक की रचना है। इसके अलावा हर्षचरित्र जो है वह बाणभट्ट की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखो यहाँ पर ये तीनों लोग जो है ना, चंद्रशेखर, नयन चंद्र सूरी, चयानक, यह इतिहास विषय में चौहानों की जानकारी हमें देते हैं। लेकिन बाणभट्ट जो है यह हमें सम्राट हर्षवर्धन की जानकारी उपलब्ध करवाता है। क्लियर हो गई? तो हर्षचरित्र जो है वह मूल रूप से चौहानों के इतिहास विषय की जानकारी नहीं देता है। बाणभट्ट के द्वारा लिखित संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें कन्नौज के वर्धन शासक हर्षवर्धन का जीवन चरित्र हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्त। उसके पहले एक महत्वपूर्ण संदेश आप सभी प्यारे साथियों के साथ साझा करना चाहूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आज ही जुड़िए। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पर नवरात्रि, रामनवमी और दशहरे के पावन पर्व पर चल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट। यह ऑफर 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगा। और काव्य क्लासेस कोटा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? 90% डिस्काउंट का महा ऑफर है 3 से लेकर 13 अक्टूबर। प्रथम श्रेणी इतिहास विषय के साथ प्रथम श्रेणी हिंदी का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा 20 से ज्यादा शानदार कोर्स हमारे उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर से जाइए और वहां पर आप देख सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर चल रहा है 3 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक महा बचत ऑफर। क्या चल रहा है? याद रखिएगा, महा बचत ऑफर चल रहा है। ठीक है, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का क्या आ रहा है? डिस्काउंट आ रहा है। तो बिना किसी देरी के आज ही यह कोर्स आप, यह ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। इंडिविजुअल कोर्स लेने के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन कोर्स का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इतिहास विषय का जो कोर्स है वह 3999 का है। मेरे विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं सर थोड़ा सा इतिहास के कोर्स के बारे में हमें बताइएगा। तो देखिए, इतिहास के कोर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो शानदार कोर्स चल रहा है, बिना किसी देरी के आप ले सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत हो चुका है, जो चीजें हो चुकी है वह आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी, तो उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न ये रहा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा, यशोवर्मा? अनुत्तरित प्रश्न है। एक और शानदार प्रश्न है कि पृथ्वीराज के समय जो है वह चंदेल शासक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए मामला क्या था। मामला है जी 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में हमारा वीर राजा पृथ्वीराज चौहान चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव पर आक्रमण कर देता है। दोनों के बीच में महोबा का युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज जीत जाते हैं और परमर्दी देव के दो वीर सेनापति आलह और उदल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। यह पृथ्वीराज की महोबा विजय थी जो 1182 में हुई थी। तो इस समय चंदेल राजवंश का राजा हुआ करता था परमर्दी देव, जो पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? पंजुन राय, गोविंद राय, मुवन मल्ला, उदयराज? और अनुत्तरित प्रश्न है। 1182 में महोबा को जीत लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? कब जीता था भैया? 1182 में। 1182 में पृथ्वीराज महोबा को जीत लेता है और इसके बाद जो है वह महोबा का प्रशासक किसे बनाया था? महोबा क्या थी? याद रखना जी, चंदेल राजधानी हुआ करती थी और यहाँ का प्रशासक बनाया गया पंजुन राय को।
किसके बनाया गया था? याद रखिएगा, पंजुन राय को। ठीक है। महोबा में जो मूल रूप से राजा हुआ करता था, यह राजा था परमर्दी देव, और इस परमर्दी देव के दो सेनापति थे। सेनापतियों का नाम याद रखिएगा, डेट इज आलह और उदल। क्लियर? चलो जी। अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुवक, अजयराज, अरुणोराज? अनुत्तरित प्रश्न है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अजमेर? अजमेर का संस्थापक कौन था? 1113 में अजय मेरू नगर की नींव रखी गई और गढ़बीटली नाम की एक पहाड़ी थी, उस पर तारागढ़ किला बनाया गया था। क्या बात क्लियर हो गई? सर याद रखना, यह अजय राज था। अजय राज के द्वारा 1113 में एक नगर बसाया गया, नाम था अजय मेरू। अजय मेरू नाम का नगर भी बसाया गया और इसी नाम से दुर्ग भी बनाया गया। क्योंकि बीटली की पहाड़ी पर होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? गढ़ बीटली कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम तो इस अजमेर के किले को जो है वह तारागढ़ के नाम से जानते हैं, फिर आप इस दुर्ग को हम जो है अजय मेरू क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि देखो, एक सिंपल सी बात समझो कि एक व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? जो उसकी पत्नी का होता है, उसकी लुगाई का होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब यहाँ पर मामला क्या सेट हुआ उसको समझिए कि मेवाड़ का एक शासक था राणा कुंभा। कुंभा का बेटा था रायमल और रायमल का पुत्र था पृथ्वीराज, जिसे हम इतिहास में उड़वा पृथ्वीराज कहते हैं। उड़वा पृथ्वीराज इसलिए कहते हैं कि युद्ध भूमि में बहुत तेज गति से युद्ध किया करता था। उड़वा पृथ्वीराज जो है वह, उसका विवाह हुआ टोडा की राजकुमारी तारा के साथ, और उसी तारा के नाम पर पृथ्वीराज ने जो है इस दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया था? तारागढ़ कर दिया था। क्लियर हो गई ना? तो इसलिए अजय राज सही जवाब होगा। चौहान वंश के कुछ शासक हैं, इनका सही कालक्रम क्या होगा जी? पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ। 2 3 1 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3, 1 2 3 4, बताओ भाई। देखो सब कुछ राजा है। जैसे पृथ्वीराज की बात करता हूँ तो इनका कोई स्पष्ट कालक्रम तो है नहीं, लेकिन हाँ एक अनुमान लगाया जाता है कि 1090 से लेकर के 1110 तक रहा। इसके बाद 1110 में लेकर के मूल रूप से 1133 ईस्वी तक अजय राज रहा। 1133 से लेकर के 1155 तक अरुणोराज रहा। 1155 से नहीं, 58 से लेकर के 1163 ईस्वी तक जो है वह विग्रह राजगद्दी पर रहा था। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये जितने भी कालक्रम दे रखे हैं याद रखिएगा, यह सारे ही कालक्रम जो हैं वह एक अनुमानित कालक्रम है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? एक लगभग में है, 2 4 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, वह कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात थोड़ा सा याद रखना कि 1 2 3 4 सही जवाब रहेगा। सबसे पहले पृथ्वीराज, फिर अजयराज, फिर अनुराज, फिर विग्रहराज। क्लियर हो गई? सर पृथ्वीराज जो है यह विग्रहराज तृतीय का पुत्र था। इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अजयराज जो है इसने अजमेर की स्थापना करी थी, अजय मेरू दुर्ग बनाया था। अरुणोराज जो है इसने आना सागर झील का निर्माण कराया और पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। बिसल देव के बारे में या विग्रहराज के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कवि बांधव, कटी बांधव की उपाधि धारण करी, संस्कृत में हरकेली नाम का नाटक लिखा था। इसके अलावा संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण बनाई थी और भी कई सारे महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वेरी घट्टम की पदवी दी गई है? हाँ, वेरी घट्टम की पदवी दी गई है। दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद तृतीय, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ। अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। वेरी घट्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? वेरी घट्ट का मतलब होता है शत्रु संहारक, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रु संहारक। और यह उपाधि दी गई है गोविंद तृतीय को। किसको दी गई है? गोविंद तृतीय को। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से जुड़ी हुई है? सर इसे ही हम इतिहास में क्या कहते हैं जी? आत्म प्रभा कहते हैं।
क्या ये बात क्लियर हो गई? आबू के परमार थे, गुजरात के सोलंकी थे, जयपुर के कचवाहा, साकंबरी के चौहान। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब साझा करिएगा। बताइए सर। प्रतिदिन पुष्कर सरोवर में भगवान शिव को समर्पित 1000 दीपक जलाया करती थी। इसका नाम रुद्राणी था। इसकी का नाम जो है हमें क्या मिलता है? आत्मप्रभा मिलता है। और यह साकंबरी के चौहानों की रानी हुआ करती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलिए साहब, इसके बाद आगे बढ़िएगा। कहते हैं रणथंबोर का चौहान वंश हुआ, उसका संस्थापक कौन था? गोविंदराज था, हमीर था, विग्रहराज चतुर्थ था, कीर्तिपाल था। अनुत्तरित प्रश्न था। हाँ, बताओ। सर याद रखना, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कोई और नहीं, गोविंदराज था। देखो मामला क्या हुआ। पृथ्वीराज तृतीय राजा था। इसका एक भाई था हरिराज। यह हरिराज जो है यह अजमेर का प्रशासक बना। और पृथ्वीराज तृतीय का एक बेटा था और इसका नाम था गोविंदराज। यह गोविंदराज 1194 में रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना करता है। क्लियर हो गई? तो गोविंदराज सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण किया? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, सिहाबुद्दीन, मुबारक। अनुत्तरित प्रश्न। भाई साहब क्या प्रश्न है? हाँ, पहला खिलजी सुल्तान कौन था जो, मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं रणथंबोर पर आक्रमण करता है? तो जब हम इस इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पहला खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण किया था उसका नाम कोई और नहीं, वह जलालुद्दीन खिलजी हुआ करता था। इसी ने आक्रमण किया था। जब जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया, मेरे प्यारे साथियों, किसे नहीं जीत पाया? कहीं ना कहीं हमारे इस रणथंबोर के दुर्ग को नहीं जीत पाया, तो अलाउद्दीन खिलजी का यह चाचा जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर इस आक्रमण की जो पुष्टि है वह अमीर खुसरो ने अपनी किताब मिफ्ता उल फुतूह और जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में भी इस युद्ध का वर्णन किया है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका नाम तुगलक खान हुआ करता था। वहीं हमीर का जो सेनापति था उसका नाम क्या हुआ करता था? गुरदास सैनी हुआ करता था। अगला प्रश्न। रणथंबोर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया? तैमूर खान, मोहम्मद शाह, के हिब्रू, मोहम्मद खान। अनुत्तरित प्रश्न है। हमीर जो है वह एक ऐसे मंगोल नेता को शरण देता है, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो है वह रणथंबोर पर अटैक कर देता है। वह मंगोल नेता कौन था? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला प्रश्न नहीं है। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय से लौट रही थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर उसी समय लूटे हुए माल को लेकर के विवाद हो जाता है। और जब विवाद हुआ तो वह विवाद इतना बढ़ गया कि एक मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह, ये अपने साथी केहब्रू को लेकर के हमीर के पास आ जाता है और उससे शरण मांगता है। हमीर इस मोहम्मद शाह को भाई के बराबर का दर्जा देता है। तो यही था मोहम्मद शाह। यह कौन था? तो याद रखना, यह मूल रूप से अगर हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा यह अलाउद्दीन का सेनापति था। अलाउद्दीन का सेनापति था। और कौन सा सेनापति था? तो भैया अलाउद्दीन का यह मंगोल सेनापति था।
अगला प्रश्न, हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर के दुर्ग में शरण प्रदान करी थी? रिपीटेड प्रश्न है, बस भाषा बदल गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, वही मीर मोहम्मद शाह, जो अलाउद्दीन का मंगोल सेनापति था। हमीर के एक ऐसे दो मंत्री जिन्होंने रणथंबोर के साथ गद्दारी की, और रणथंबोर का पतन जो है बड़ी तेज गति के साथ हो गया। यहाँ पर प्रश्न है, हमीर के दो मंत्रियों जो कि अमीर के साथ गद्दारी करते हैं और कहीं ना कहीं रणथंबोर का पतन हो जाता है। रणवीर और रिपुदमन, महेंद्रपाल और विग्रहपाल, मानवेंद्र और महीपाल, रणमल और रतिपाल और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ साहब, हमीर के दो ऐसे सेनापति जो मूल रूप से उसके साथ गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, ये कोई और नहीं, रणमल है और रतिपाल है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें सपना दिखाया। क्या सपना दिखाया? कि हम तुम्हें क्या है, राजा बनाएंगे। कहाँ का? रणथंबोर का। ये दोनों बेचारे पिघल गए, है ना। इन्होंने विश्वासघात कर दिया, और इन विश्वासघातियों ने रणथंबोर दुर्ग के जो गुप्त मार्ग थे, उन गुप्त मार्गों को किसके लिए बता दिया? अलाउद्दीन खिलजी के लिए बता दिया। गुप्त मार्गों से अलाउद्दीन की सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और दुर्ग का पतन हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसको कोई नहीं भूल सकता। 1301 में आक्रमण किया था, और इस समय यहाँ का शासक हम्मीर देव चौहान हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़ और शिवाना। क्या गजब का मामला है भाई साहब। देखो, जब हम अलाउद्दीन की विजयों के बारे में चर्चा करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी 1301 में आक्रमण करता है रणथंबोर पर, और इस समय यहाँ का जो शासक था वह हम्मीर था। राजद्रोही जो था उसका नाम रणमल व रतिपाल आता है। पहला आक्रमण। इसके बाद अगला आक्रमण 1303 ईस्वी में वह चित्तौड़ पर करता है। चित्तौड़ का इस समय शासक जो है उसका नाम पता है क्या होता है? याद रखिएगा जी, रतन सिंह। और जिसने विश्वासघात किया था उसका नाम था राघव चेतन। तांत्रिक था यह। इसके बाद 1308 में वह शिवाना पर आक्रमण कर देता है। इस समय सिवाना का शासक कौन था? शीतल देव था। ठीक है। और यहां पर विश्वासघात किया था राजद्रोही भावले ने। चले, 1311 आक्रमण कर देता है जालोर पर। ठीक है। इस समय यहाँ का शासक हुआ करता था कान्हड़ देव, और जिसने विश्वासघात किया था उसका नाम था बीका दैया। क्या बात क्लियर हो गई? तो भैया सबसे पहले आएगा रणथंबोर, फिर चित्तौड़ आएगा, फिर सिवाना आएगा, और फिर आएगा जालोर। तो यहाँ पर होगा 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब होगा ए, आफ्टर सी, फिर डी, फिर बी। ACDB। ये लीजिए सर। क्या ये बात क्लियर हो गई? सही जवाब ACDB। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था, उलू खान, नुसरत खान, बुगरा खान, मंगू खान और अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत बढ़िया सवाल है, कृपया जवाब दीजिए। यहाँ पर आपके बीच में एक सवाल है। अलाउद्दीन का एक ऐसा सेनापति जो मेरे दोस्त, उसने जब आक्रमण किया रणथंबोर पर तो वह मारा गया था। इस बात से अलाउद्दीन को बहुत दुख हुआ था, तभी तो अलाउद्दीन स्वयं आया था। नाम याद रखना, नुसरत खान। ये नुसरत खान जो है ना, यह मारा गया था। अगला, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, प्रहलाद और हम्मीर, वीर नारायण हम्मीर, उदय सिंह हम्मीर, वाघभट हम्मीर। अनुत्तरित प्रश्न। रणथंबोर के दो ऐसे राजा जिन्होंने, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हमेशा से दिल्ली सल्तनत का विरोध किया था। क्या बात क्लियर हो गई? सर याद रखिएगा, हम जिसकी चर्चा करते हैं वह नाम आता है वाघभट्ट और हम्मीर। हम्मीर के बारे में तो हम सब जानते हैं, थोड़ा सा वाघभट्ट के बारे में जानिएगा। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद
रणथंभौर का उस समय शासक हुआ करता था वाघभट्ट। वाघभट्ट इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सल्तनत में जो अगला शासक बना, जिसका नाम रजिया सुल्तान था, उसका विरोध करता है। ठीक है, नासिरुद्दीन का विरोध करता है, बलबन का विरोध करता है। इसीलिए सल्तनत काल के प्रसिद्ध इतिहासकार मिनाजुस सिराज ने अपनी किताब तबकात नासिरी में हिंदुस्तान के रायों में महानतम राय वाघभट्ट को कहा है। हिंदुस्तान के राय, राय का मतलब राजा, उस राजाओं में से महान राजा किसे कहा है? वाघभट्ट को कहा है। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए क्या आपको यह जानकारी पहले पता थी? और अभी इस समय काव्य क्लासेस कोटा के डिजिटल मंच पर 90% तक का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो फिर देरी मत करना, आप यह कोर्स खरीद लेना। ठीक है, चलिए। अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? किराइनुस्सदाइन, मिफ्ताहुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह और आशिका। अमीर खुसरो की एक ऐसी कृति जिससे हमें जलालुद्दीन खिलजी के, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी, रणथंभौर पर अभियान का उल्लेख मिलता है, यह मिफ्ता उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का उल्लेख खजाइन उल फुतूह में मिलता है। क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न ये रहा। जालोर के चौहान वंश का महानतम शासक कौन था? कानड़देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह, हमीर और अनुत्तरित प्रश्न। जो जालोर का चौहान वंश था, इसका महानतम राजा कौन था या संस्थापक कौन था? वॉज द फाउंडर ऑफ जालोर डायनेस्टी। सर याद रखना, कहीं ना कहीं यह कीर्तिपाल था। इसी कीर्तिपाल को हम क्या कहते हैं? हम कीतू भी कहते हैं। अगला, जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कान्हड़ देव, महलक देव, बीसल देव। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन राजा कौन था? सर याद रखना, यह कान्हड़ दे चौहान था। 1311 ईस्वी में कान्हड़ दे के समय ही अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। कान्हड़ देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनके बाद इनके पुत्र वीरम देव गद्दी पर बैठते हैं, वह भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और जालोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये कुछ शानदार प्रश्न थे आप सभी प्यारे साथियों के लिए। एक बार मुझे बताइए कैसी लगी आपको यह क्लास। आप रामनवमी, दशहरा और नवरात्रि के पावन पर्व पर काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर 90% डिस्काउंट का एक ग्रेट ऑफर ले सकते हैं। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ, हम करेंगे आपके सपनों को साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।